Assalamualaikum dear students. Today I am going to deliver lecture on the perfectly elastic collision in one dimension. First I will define what is collision. Collision is actually when two bodies come in contact such that there is some sort of energy exchange. This is called collision. हम collision को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो दो बॉडीज आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद वो एक दूसरे के अंदर मोमेंटम और एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, तो हम इसको कहते हैं कोलिजन। हमारे पास फिर कोलिजन के टू टाइप्स है, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए, हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का जो है ना वो फर्क है, वो है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम इलास्टिक कोलिजन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि that type of collision in which the kinetic energy and momentum of the system remain conserved. This is called elastic collision. Whereas that type of collision in which only the momentum remain conserved but kinetic energy does not remain conserved, this is called inelastic collision. कुछ सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जब दो बॉडीज टकराती है तो टकराने से पहले उन दो बॉडीज की जो काइनेटिक एनर्जी थी, लेट्स सपोज एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल एंड द सेकंड वन उसकी है 3 जूल। तो अब इन दोनों की कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी बन गई 8 जूल। ठीक है, अब जब ये दोनों बॉडी टकराती है, आपस में कोलिजन करती है, अगर मैं एग्जांपल लूं, एक ये बॉडी और एक ये बॉडी, इस बॉडी के 5 जूल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस की है सेकंड इसके 3 जूल काइनेटिक एनर्जी। अब ये इस तरह एक दूसरे के करीब आ रहे और टकराते। अब टकराने के बाद अगर यही काइनेटिक एनर्जी सेम है, फॉर एग्जांपल कोलिजन से पहले इसकी 5 और इसकी 3 जूल, तो कुल मिला के 8 जूल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। और जब ये टकराते हैं, टकराने के बाद जब हम इसके काइनेटिक एनर्जी को मालूम करते हैं तो ये हमें दोबारा 8 जूल एनर्जी देती है। तो हमारे पास अगर कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहे तो हम इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर दो बॉडीज आपस में टकराती है और टकराने के बाद उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें डिक्रीज आ जाती है या वो खत्म हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो हमारे पास जब हम स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर, तो स्नूकर का जब एक बॉल से हम जो है ना इसको हम बिलियर्ड बॉल्स कहते हैं, तो एक बॉल से हम जब दूसरे बॉल को हिट करते हैं तो उस केस में हम वो इलास्टिक कोलिजन वो ले सकते हैं रफली। देखिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए वो परफेक्ट जो हमारे पास बिल्कुल आइडियल केस वो हो कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी वो हो, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी अगर दो बॉडीज आपस में टकराते हैं और जब वो टकराती है, अगर वहां पर कुछ साउंड प्रोड्यूस हो जाए या हीट एनर्जी या कोई और फॉर्म में एनर्जी अपेयर हो जाए, तो वो हमारे पास इनइलास्टिक की कैटेगरी में आती है। तो हम परफेक्टली या हम आइडियल इलास्टिक कोलिजन वो लेंगे जिसमें जब बॉडी टकराते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, तो वहां पर साउंड, हीट एनर्जी, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पर वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ताकि वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोई और शेप में कन्वर्ट ना हो जाए इलास्टिक के केस में। तो हम ज्यादातर केसेस में इलास्टिक कोलिजन में साउंड को इग्नोर करते हैं या उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, तभी वो हमारे पास आइडियल केस वो बन जाती है। अब जो इनइलास्टिक कोलिजन है, तो लेट्स सपोज अगर हम कार एक्सीडेंट लेते हैं, जब दो गाड़ियां आपस में एक दूसरे में आपस में टकराते हैं, तो वो टकराने के बाद वो रिस्ट में आ जाते हैं। मतलब जब गाड़ियों की हेड ऑन एक्सीडेंट, एक ही गाड़ी जब ये दोनों एक्सीडेंट कर जाती है तो वहां पर दोनों बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो बिफोर कोलिजन इन बॉडीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन टकराने के बाद वो रेस्ट में आ गई, तो टकराने के बाद जो है कोलिजन के बाद इनके काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो गई या वो खत्म हो गई। तो इस केस में ये हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि यहाँ पर जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी, जस्ट काइनेटिक एनर्जी को हम वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें कि हमारे पास ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। तो परफेक्टली जब आ जाए तो परफेक्टली एक्चुअली ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की एक टाइप है जिसमें जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं, लेट्स सपोज ये एक बॉडी हो गई, ये दूसरी बॉडी हो गई, ये इस तरह आ रहे हैं,
एक दूसरे की अप्रोचिंग, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जब ये टकरा गई तो जिस लाइन में ये आ रहे थे करीब, जब टकरा जाए तो इसी लाइन से ये इसी लाइन के ऊपर वो वापस जाएंगे। तो हमारे पास जब दो बॉडीज वो टकराते हैं और टकराने के बाद वो जिस लाइन में वो जा रहे थे उसी लाइन उसी पाथ को वो कंटिन्यू करे, तो हम इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, जो वन डायमेंशन का मतलब है कि ये अपने जो है ना वो डायरेक्शन को वो चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है, वो है that elastic collision in which two bodies continues their motion in the same line before and after the collision is called perfectly elastic collision in one dimension। देखिए, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, देखिए गौर से यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेट्स सपोज m1 इसकी वेलोसिटी है u1 और m2 एक और बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है u2। ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जब ये एक दूसरे से टकराते यहाँ पर इसने कोलिजन कर ली। ठीक है, यहाँ पर ये कोलाइड हो गई। अब कोलिजन के बाद ये जो इलास्टिक कोलिजन है तो ये अपने काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे। तो ये जिस जो कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी तो कोलिजन के बाद वही काइनेटिक ये मेंटेन रखेंगे। तो जैसे टकराने के बाद अब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, यहाँ पर अप्रोचिंग कर रहे थे और यहाँ पर अब ये रिसेसिंग है, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, तो पहले ये इसी लाइन से इसी एक डायमेंशन पर इसी एक एक्सिस इस पर आ रहे थे और अब इसी एक एक्सिस के ऊपर से ये अब वापस जा रहे। अगर मैं एग्जांपल लूं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो ये कोलिजन से पहले भी एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे थे और कोलिजन के बाद भी ये एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर जो है ना वो वापस जा रहे हैं। मतलब इन दोनों ने अपनी जो लाइन है उनको चेंज नहीं किया। अब अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक बॉडी हो गई, ये एक बॉडी, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी बॉडी हो गई, यहां पर देखिए इस तरह। ठीक है, अब अगर ये इस तरफ आ रहा है और ये उस तरफ जा रहे हैं तो जब ये टकराएंगे तो ये वाला बॉडी इसके इस एंड से टकराएंगे तो ये कुछ इस तरह, फिर कोलिजन के बाद ये बॉडी कुछ इस लाइन में जाएंगे और ये बॉडी कुछ इस लाइन में। तो इस केस में जब ये आ रहे थे तो ये एक लाइन के ऊपर आ रहे थे और कोलिजन के बाद इन दोनों ने अपने लाइन को चेंज कर दिया। तो ये हम फिर टू डायमेंशन के केस में इसको डील करेंगे। फिर हम इसको इस तरह करेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। लेकिन जो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो हम अब इसकी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म वो डिराइव करेंगे और एंड में जो इसका एक इंटरेस्टिंग वो इक्वेशन निकल आएगा फिर हम उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते तो देखिए हमारे पास ये कौन सा कैटेगरी है, ये है इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन जो है ये वो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है दोनों बॉडीज का, और कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज का जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है वो सेम ही रहेगी। इलास्टिक कोलिजन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इस केस में ये चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास ये दोनों लॉज को ओबे करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम इस तरह वो लिखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, ये बॉडी 1 है, मोमेंटम ऑफ दिस अगर हम इसको कंसीडर करें P1, ये है P1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी और ये हो गया P2 मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। अगर मैं कोलिजन के बाद वो बात करूं तो ये होगा फॉर एग्जांपल कोलिजन ऑफ वन बॉडी प्राइम, कोलिजन ऑफ सेकंड बॉडी प्राइम। ये मैंने फॉर सिंपलिसिटी लिख लिया। तो हम इस तरह लिखेंगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो इस कोलिजन से पहले
P1 P2 ये इन दोनों का मोमेंटम है, तो हम लिखेंगे कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, ये कोलिजन के बाद की बात है, तो P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम, P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम, ठीक है। अच्छा, अब मोमेंटम हमारे पास किस चीज के बराबर है, तो मोमेंटम बराबर है हमारे पास P इज इक्वल टू mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये इसका मास m1 है और वेलोसिटी वो u1 है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि m1 u1 ये इसकी मोमेंटम प्लस m2 u2 ये इसकी मोमेंटम इज इक्वल टू m1 u1 m1 और इसकी हमने v1 लिखा है, v1 हमने कंसीडर किया है m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम 1 वाले को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और 2 वाले को दूसरे। फॉर एग्जांपल ये दोनों m1 v1 तो ये इनके पीछे आ जाएगा और m2 v2 को हम वहां पर शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन वो इस तरह बन जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू फिर m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। तो ये हमारा, अब यहां से m1 का मान लेंगे और यहां से m2 का मान लेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे कि m1 तो रह जाएगा u1 माइनस v1 इक्वल टू, यहां से m2 का मान ले तो m2 v2 माइनस u2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लेंगे क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर 2 लॉज वो कंजर्व होंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम उससे तो हमने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया, अब हम जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो हम इस तरह लेंगे कि हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की प्लस इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मस्ट बी सेम या मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी कंजर्व। तो हम इस तरह लेंगे अब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इसकी और इसकी इज इक्वल टू, ये बराबर होंगे इन दोनों की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्राइम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 प्राइम, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो किस चीज के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अब हम यहां पर लिख लेंगे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये बराबर होंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ ये इसकी एनर्जी, ये वाला इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू से पहले हम बिफोर कोलिजन की बात करते हैं, इज इक्वल टू से उस तरफ हम आफ्टर द कोलिजन वो बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम हाफ कॉमन लेंगे और वहां से भी हाफ कॉमन लेंगे, तो हमने यहां से हाफ कॉमन लिया तो रह गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, वहां पर हम हाफ कॉमन लेंगे तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इस हाफ को कैंसिल आउट कर ले, हाफ को कैंसिल आउट, ये हाफ इसके साथ कैंसिल आउट, अब रह जाएगा हमारे पास। अब अगेन यहाँ पर 1 को एक तरफ शिफ्ट कर ले, 1 को एक तरफ और 2 वाले को दूसरी तरफ, तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगा वो कुछ इस तरह m1 u1 स्क्वायर और वहां से आ जाएगा ये वाला माइनस m1 v1 स्क्वायर, वहां पर ये रह गया था m2 v2 स्क्वायर और ये वाला उस तरफ आ गया था ये वाला, तो ये माइनस m2 u2 स्क्वायर, ठीक है।
अब अगेन यहां से हम m1 कॉमन लेंगे और उस तरफ से हम m2 कॉमन लेंगे। तो हमने m1 यहां से कॉमन लिया तो रह गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, वहां रह गया। वहां से m2 कॉमन लिया तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, मैथ्स में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है मैथ्स में कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर ये हमारे पास एक्चुअली ये है ए स्क्वायर, ये है माइनस बी स्क्वायर, ये भी इस तरह ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। तो हम जब फार्मूले को खोलेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, m1 ये रह गया और इस फार्मूले को एक्सपेंड कर ले तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। अब उस तरफ जाएंगे तो m2 और इस फार्मूले को जब ओपन करेंगे तो v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस v2। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाला। ये इक्वेशन नंबर 2 नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इक्वेशन नंबर 2 आ गया कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। अब देखिए ये वाला इक्वेशन नंबर 2 को हम इस इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोबारा सुन ले, इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। मैं इस डायरेक्ट को मैं लिखता हूं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इस तरह की डिवाइड बाय डिवाइड ये लिख ले m1 इंटू u1 माइनस v1। ये मैंने ये वाला साइड यहां पर लिख लिया। ठीक है, और डिवाइड बाय ये वाला साइड वहां पर लिखूंगा m2 इंटू v2 माइनस v2। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड किया। अब यहां पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन से टर्म्स देखें, m1 के साथ कैंसिल आउट, u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 के साथ कैंसिल आउट। ठीक है, यहां पर m2 के साथ कैंसिल आउट और v2 माइनस u2 इसके साथ कैंसिल आउट। अब जो टर्म्स रहते हैं हमारे पास वो ये वाला टर्म रहते हैं, यहां पर u1 प्लस v1। ठीक है, और उस साइड पर v2 प्लस u2। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए हमारे पास u वेलोसिटी है बॉडीज की बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को हमने v से रिप्रेजेंट किया। तो अब हम बिफोर वेलोसिटीज को अलग करेंगे और आफ्टर वेलोसिटीज को अलग करेंगे। तो मतलब ये कि हम u वाले को एक साइड पर कर लेंगे और v वाले को दूसरी साइड पर कर लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। u1 ये u2 हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और ये v1 उस तरफ हम शिफ्ट कर लेंगे। तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू वहां पर v2 रह जाएगा माइनस v1। ये हमारा फाइनल इक्वेशन था। देखिए इसी इक्वेशन को आप गौर से देखिए, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हमने ये नतीजा, ये कंक्लूजन अखज किया कि हमारे पास जब इलास्टिक कोलिजन हो तो दो बॉडीज जब एक दूसरे के करीब आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एग्जाम्पल लूं कि इसकी वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रफली समझाऊं कि इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल थी वो 5 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी 3 इसकी जो थी वो फॉर एग्जाम्पल थी 3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी। तो अब जब ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो यहाँ पर u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, तो यहाँ पर जो
रिलेटिव वेलोसिटी थी, रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में तो वो है 5 - 3, तो वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास है जो रिजल्टेंट है वो है 2 मीटर पर सेकंड, ये वाले केस में। तो अब ये इस इक्वेशन से हम ये कंफर्म हो गया कि कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो थी 2, तो कोलिजन के बाद भी इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो भी 2 ही होगी। यहां पर भी हमारे पास वो 2 ही होगी, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मस्ट ऑलवेज रिमेन सेम। इस इक्वेशन से हमने ये नतीजा हासिल कर लिया कि यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी हमारे पास 2 मीटर वो पर सेकंड ही होगी। ठीक है, अब फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब इसकी डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट है। इस केस में वो डायरेक्शन कुछ इस तरह है क्योंकि ये अप्रोचिंग है, ये करीब आ रहे हैं। इस केस में अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कुछ इस तरह रखते हैं कि हमारे पास, हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास u1 माइनस u2, इससे अगर हम माइनस को कॉमन ले तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि माइनस इंटू v1 माइनस v2। तो यहां पर ये माइनस साइन आ गया, मैंने सिर्फ इन दोनों की पोजीशन को चेंज किया और माइनस को वो कॉमन लिया, तो इस तरह। तो अब यहाँ पर u1 माइनस u2, वहां पर v1 माइनस u2, तो वो बराबर होंगे, एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट द अपोजिट नेचर ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, यहां पर जो है ना, यहां पर ये वेलोसिटी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर है और यहां पर अवे फ्रॉम ईच अदर है। ठीक है, तो ये था हमारा वो फाइनल इक्वेशन। अब हम जब इन दोनों की रेशो लेंगे, ठीक है, रेशो इसकी जो कोएफिशिएंट है, अगर हम उसकी बात करें कोएफिशिएंट की, तो इन दोनों की जो कोएफिशिएंट होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों की कोएफिशिएंट ले इस तरह कि हमारे पास u1 माइनस u2 और डिवाइड बाय v2 माइनस v1, तो दिस विल ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हमेशा वो 1 के बराबर होगी। ये ज़हन में नोट कर ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में जो कोएफिशिएंट आएगी, magnitude of approaching velocity and the magnitude of receding velocity, it will always leads to 1। ये हमारे पास हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।